हेलो स्टूडेंट, जैसे कि कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने देखा था और उसके बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि कंसिस्टेंट होने के लिए मतलब दो केस है हमारे पास में। कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या मिलेगा, होने पर क्या मिलेगा, हमको नो सोल्यूशन मिलेगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों अगर हमारे पास में इक्वल आ जाए तो हमको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और इनफाइनाइट में सोल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल तो हो बट इट इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, देन वी गेट द इनफाइनाइट सोल्यूशन। इन द अदर केस inconsistent, that means the no solution. No solution कब मिलेगा हमको, when the rank of coefficient matrix is not equal to the rank of augmented matrix, then we get the no solution. तो इस पे मैंने कल एक क्वेश्चन लिखा था लास्ट में, आप जैसे कि आप देखेंगे तो शायद मैंने, आज हम लोगों का टॉपिक यही है, सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू द कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इससे मैं ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके बारे में मैंने बोला था, ये इससे मैं तीन क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका यूनिक सोल्यूशन का, फिर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन का, फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपका नो सोल्यूशन का। तीन क्वेश्चन आज हम लोग टोटल हमको देखना है इससे रिलेटेड, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा। तो क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। दैट मींस एक्स वाई जेड जो अननोन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमको क्या करना है, निकालना है, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, हम इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको एक पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैं बना के बताऊंगा कि इसको हमको बनाना कैसे, कैसे लिखना है, कब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, कब इक्वल होंगे, करेक्ट। ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन आल्सो रिटर्न एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आल्सो रिटर्न एज, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे, आल्सो रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए ए एक्स इक्वल टू बी, ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट पूछनी है तो 1, ये हो जाएगा 1 2 3, करेक्ट। यहां पे आ जाएगा मेरे पास में ये x y, ये हो जाएगा z, करेक्ट है। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 14 11, ये b हो जाएगा। और यहां पे आ जाएगा सेकंड रो में 3 1 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 3 1। देखिए यहां पे a हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x यहां पे निकल गया x y z, और b जो है हमारे पास में 3x1 का मैट्रिक्स है। ये जो है 3x3 का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 3x1 का मैट्रिक्स है। क्लियर। तो इसमें आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल गया, क्लियर है। इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसमें निकालते हैं सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इक्वल टू तो ये है हमारे पास में 1 2 3, सेकेंड एट 3 1 2 3 1 2, और ये है आपका 2 3 1। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको कि मैंने क्या बताया था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, ए कोलन यहाँ पे आपका बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ए का पूरा एलिमेंट 1 3 2, ये हो जाएगा 2 1 3 3 2 1, और बी हमारे पास में 14 11 11, ये हमारा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर। अब जब
हम वर्क करेंगे तो इस अगुमेंटेड मैट्रिक्स पे वर्क करेंगे। और जब मैं बोलूंगा आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखना है तो इस कॉलम को आप छुपा दीजिए, आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिखेगा। इस कॉलम को हटा दीजिए, आपको अगुमेंटेड मैट्रिक्स दिखेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका रैंक निकालेंगे। किसका रैंक निकालेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। क्लियर? और क्या निकालेंगे? अगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास में है एक्स वाई जेड, देखिए 3 वेरिएबल है ऑलरेडी। तो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें इस अगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। रो ऑपरेशन लगा के हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या करेंगे? हम इसको रिड्यूस करेंगे। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? आप अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स जो है क्लास 12 में पढ़ रखे होंगे। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसके मैट्रिक्स के ऊपर के साइड में ट्रायंगल बनना चाहिए और मेन डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट, उसके साइड के एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाता हूं अलग से लिख के, ये देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल यहां पे से समझ में आएगा आपका। ये हो गया आपका 2 4 5 0 3 1 0 0 7। ये देखिए एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ये, ठीक है। कैसे दिख रहा है? देखिए ऊपर में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, बन रहा है। ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, देखिए। और ऊपर में अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। दूसरे तरीके से सोचेंगे तो मेन डायगोनल के, ये देखिए ये जो मेन डायगोनल है हमारा ये वाला, करेक्ट, इस मेन डायगोनल के इधर का एलिमेंट, नीचे के एलिमेंट क्या है? ये 3 एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्लियर? तो इसको भी अपन क्या बनाएंगे? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाएंगे। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एशेलॉन फॉर्म में भी ला सकते हैं। आप एशेलॉन फॉर्म भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। एशेलॉन फॉर्म से भी बन सकता है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाना ज्यादा आसान है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहां 3 जगह 0 चाहिए, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 जगह। तो इस वाले 1 की हेल्प से अपन यहां रो 2 के इस एलिमेंट और रो 3 के इस एलिमेंट 2, इसको तो 0 बना सकते हैं। तो कैसे 0 बनेगा? एक प्रॉपर्टी यहां पे लगा दिए, R2 इंप्लाइज, ये हो जाएगा R2 माइनस 3 इंटू R1। एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं R3 इंप्लाइज R3 माइनस 2 इंटू R1। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। R1 का एलिमेंट सेम रहेगा, 1 2 3, यहां रहेगा आपका 14, करेक्ट। अब इसमें अप्लाई करते हैं पहला प्रॉपर्टी, R2 माइनस 3 इंटू R1, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 माइनस 7। फिर हो जाएगा 14 3 जा 42, यहाँ पे एक ऑपरेशन ऐसा रफ वर्क कर सकते हैं, 3 इंटू आपका यहाँ पे 14, सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस, ये हो जाएगा 14 3 जा 42। क्लियर? 4 3 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में? इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 31। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस 31, करेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, R3 माइनस 2 इंटू R1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस करेंगे R2 R3 में, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2, ये हो गया 0, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। फिर ये कितना हो जाएगा? सेम वैल्यू तो नहीं देगी, यहां पे आ जाएगा आपका 11 माइनस 2 इंटू 14, तो 11 माइनस 28, तो 11 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा माइनस 17। तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस 17। क्लियर? अभी देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना क्या? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स अभी भी आपका नहीं बना है, क्योंकि यहां पे का एक एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट 0 आना चाहिए। मतलब दैट मीन्स इसको अपने को क्या बनाना है? 0 बनाना है। क्लियर है? तो इसको 0 बनाना है तो एक काम करते हैं अपन, इसको 0 बनाने के लिए पहले अपन 1 को इधर पहुंचा देते हैं और इसको यहां पहुंचा देते हैं, R2 R3 को इंटरचेंज कर देते हैं और फिर 1 की हेल्प से फिर 0 बनाएंगे, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा हमको 0 बनाने में। ऐसे भी 0 बना सकते हैं अपन, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बन जाएगा, फिर 1 से इसको हेल्प लेके इसको 0 वो भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 और R3 को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो R2 R3 को चेंज करेंगे तो हमारे पास में पहला 1 2 3, ये हो जाएगा आपका ये 14, करेक्ट। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0 -1 -5 -7,
17, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, -7 और ये हो जाएगा -31। करेक्ट, ये इस तरीके से हमारे पास में आ गया। अब हम इस 1 की हेल्प से, -1 की हेल्प से इस 5 को 0 बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपन। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, यहाँ पे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका R3 इंप्लाइज R3 माइनस 5 इंटू R2। अप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरीके से। R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं, R1 R2 सेम। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका ये 14। करेक्ट, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं, R2 भी सेम रहेगा। ये हो जाएगा 0, -1, -5 और -17। करेक्ट, अब इसमें अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी को, तो 0 5 0, 0 -0 0, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे 5 1 जब 5, माइनस +5 और -5, ये कितना हो जाएगा आपका 0। अब इसमें अप्लाई करते हैं, ये है हमारे पास में -7, R3 की जगह -7, -5 मल्टीप्लाई R2 कितना है हमारे पास में -5। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -7 + 25। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18। करेक्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 18। करेक्ट है, अब इसमें अप्लाई करते हैं R3 की जगह पे कितना है -31 -5 इंटू R2 कितना है यहाँ पे -17। क्लियर, तो ये हो जाएगा -31 प्लस 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 1 जा 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 85 में आप 31 को 85 में आप क्या करिए 31 को माइनस कर दीजिए, 5 - 1 हो जाएगा 4, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा 54। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 54। करेक्ट, तो देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनना चाहिए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आ गया। ये देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के 3 एलिमेंट नीचे 0 होने चाहिए, मेन डायगोनल के 3 एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास में 0 है। और जैसे ही हमारे पास में ये तीनों 0 हुआ, करेक्ट, तो अब हम इसमें हम रैंक निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा। लिखें यहाँ पे रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब भी निकालना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे छुपा दीजिए, इसको लास्ट वाले कॉलम को आप यहाँ पे ऐसे छुपा दीजिए, तो आपको 3x3 का यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो खोजना है। क्या खोजना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 3 हो जाएगा। क्लियर, अब हमको क्या निकालना है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हो जाएगा रैंक ऑफ, ये हो जाएगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये कैसे निकलेगा, इसमें भी देखिए नॉन जीरो रो खोजिए, पूरे में देखिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब इतना देखना 3x3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब आपको देखना है 3x4। क्लियर, तो पूरा देखिए यहाँ पे नॉन जीरो रो कितना है, यहाँ पे 1 2 और ये कितना 3। तो ये भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना हो गया 3। इसको अपन ने कल बोले थे R, इसको अपन क्या बोले थे R'। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल। करेक्ट, तो नंबर ऑफ वेरिएबल n, कितने वेरिएबल है यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल दिख रहा है, x y और कितना z। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए 3। क्या कंक्लूड निकल रहा है देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R' और n तीनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं, और जब तीनों आपस में इक्वल दिखेगा दैट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। क्लियर, तो सिस्टम ऑफ इस इक्वेशन के पास में क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कंसिस्टेंसी। क्लियर, क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी हो जाएगा। और यहां पे ये जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो है यूनिक सॉल्यूशन का, तो ये हो जाएगा दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है।
अच्छा, अब एक चीज ये देखिएगा, क्वेश्चन में हमको जो बोला था वो सॉल्व करने बोला था, दैट मींस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने बोला था, टेस्ट करने नहीं बोला है, चेक करने नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन बोलता चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंट है तो हमारा यहां आंसर खत्म हो जाता, अगर वो सिर्फ चेक करने बोलता या टेस्ट करने बोलता। क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या बोल के रखा है, सॉल्व करने बोल के रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू देनी पड़ेगी। अब चूंकि यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी, क्यों निकलेगी, क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन है मतलब एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू 100% निकलनी चाहिए, तो हम वो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। तो अब अपन इसको क्या करेंगे, इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में अब इसको हम ऐसे वापस बनाते हैं, तो कैसे हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1 2 3, जो लास्ट मैट्रिक्स आया है ये वाला, इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1 2 3, फिर यहां पे आपका 0 -1 -5, फिर यहां पे लिखेंगे 0 0 और यहां पे हो गया आपका 18, और इसके बाजू में जो नंबर ऑफ वेरिएबल था हमारा एक्स वाई जेड, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो यहां पे आ जाएगा आपका, जो कि कितना है हमारे पास में 14 -17, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका 54। करेक्ट। कैसे करना पड़ेगा अब अपने को, इक्वेशन के फॉर्म में वापस डालो। इक्वेशन के फॉर्म में क्या आएगा, 1x, फिर ये 2y प्लस 2y प्लस 3z, करेक्ट, इक्वल टू कितना 14। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर सेकंड वाले को लो, सेकंड वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा 0x, लिखने की जरूरत नहीं है, -1y -5, ये हो जाएगा z इक्वल टू -17, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। थर्ड वाला 0x, लिखने की जरूरत नहीं, 0y, ये भी जरूरत नहीं, प्लस 18, ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू 54, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। ये देखिए, इसको सॉल्व करिए, तो यहां से z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54/18, ठीक है। 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 जो है 3 टाइम्स में 54 में आता है, 18 3 से 54, z की वैल्यू निकल आई। अब इस z की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट अप करो, तो -y -5 इंटू z की वैल्यू 3 इक्वल टू -17, तो ये हो जाएगा -y -15 इक्वल टू -17, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -y, ये हो जाएगा -17 प्लस 15, तो -y इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, सेकंड आंसर आ गया हमारा 2। अब इस y और z की ये जो दो वैल्यू है, इस y z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ y एंड z, क्लियर, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट अप करिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y, y कितना है मेरे पास में 2 है, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू z, z कितना है 3, इक्वल टू ये कितना है हमारे पास में 14, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 14, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 14 में 13 जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, x की एक वैल्यू आ गई 1, y की एक वैल्यू 2, z की एक वैल्यू 3, तो ये हमको क्या मिला, यूनिक सोल्यूशन मिला। तो ये जो था हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट का पहला सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन की पे बेस्ड था। अब हम एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपन। ये है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये तो कर चुके अपन, ये दैट इज अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। देखिए इसमें शो करने बोल रहा है, आपको क्या शो करने बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है क्या है आपका कंसिस्टेंट है। ये तो काम करना है कि आपको शो करना है कंसिस्टेंट है करके, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पे सॉल्व करने भी बोल रहा है कि कंसिस्टेंट अगर है तो सॉल्व करके भी दिखाइए, करेक्ट है। तो सॉल्व करके भी दिखाना है आपको, तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है देखिए, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। अब यहां पे वेरिएबल x y z के फॉर्म में नहीं दिया, x1 x2 x3 के फॉर्म में दिया, हम x1 x2 x3 लिखेंगे।
क्वेश्चन को कभी कभी क्या करता है एग्जामिनेशन में, चेंज करके एक्स वाई जेड लिख देता है। सेकंड इक्वेशन है 3x1 माइनस एक्स2 प्लस 2x3 इक्वल टू -6, 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -18। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे, अबव इक्वेशन कैन आल्सो written as in the form of ax equal to b, ax equal to b के फॉर्म में लिखो। तो ये हो गया a, यहां पे आ जाएगा x की जगह पे x1 x2 x3 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपका b, b का वैल्यू लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 -1 1, फिर यहाँ पे आपके पास में 3 -1 2 3 1 1, यहाँ आ जाएगा आपका 2 -6 -18, करेक्ट। अब लास्ट वाले जो एग्जांपल था उसमें मैंने आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बता दिया था। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, अगुमेंटेड मैट्रिक्स इस पूरे को लेंगे तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स होगा। अब देखिए लास्ट टाइम मैं अगुमेंटेड मैट्रिक्स को लेके सॉल्व किया था, जरूरी नहीं है अगुमेंटेड मैट्रिक्स को लेके सॉल्व करना। ऐसे भी अगर आप देखोगे मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलूंगा, देखो तो इसको दोनों को ऐसा छुपा दो, देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिख रहा है 3x3 का मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब मैं बोलूंगा अगुमेंटेड मैट्रिक्स को देखो तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स में इसको छुपा दो, तो पूरा यहां से ये वाला पोर्शन ये पोर्शन दोनों अगुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो हम प्रॉपर्टी इसी में ही लगा के सॉल्व करते हैं ताकि हमको बार बार चेंज इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने में तकलीफ ना हो। तो यहीं डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, इसको एज इट इज लिखते रहना है, जो ऑपरेशन लगेगा इनमें लगेगा, करेक्ट है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे पास में है 1, इस 1 की हेल्प से अपन क्या करते हैं इसमें R2 में, तो R2 इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका R2 माइनस 3 इंटू R1, इसको 0 बना लेते हैं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना, मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में करेंगे। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में पहला प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरा हम यहां लगा देते हैं R3 इंप्लाइज R3 माइनस 3 इंटू R1। अप्लाई करते हैं, चलिए इसको अप्लाई करेंगे। पहले रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 -1, करेक्ट है, 1 -1, फिर है यहां पे 1, ये x1 x2 x3 को एज इट इज लिखिए, इसको यहां पे कोई प्रॉपर्टी लगनी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा चलते रहेगा साथ में, करेक्ट। यहां पे लगेगा क्योंकि अगुमेंटेड मैट्रिक्स यहां तक देखना है हमको, ये हो जाएगा 2। पहला ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस 3 इंटू R1, 3 1 3 3 माइनस 3 हो गया 0। फिर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये R2 मतलब -1, फिर -3 इंटू -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, -1 + 3 दैट मीन्स 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, करेक्ट। फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 1 3 2 -3 -1, करेक्ट। अब इधर भी अप्लाई करिए, यहां अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -6 -3 इंटू 2, तो हो जाएगा -6 -6, तो ये कितना हो जाएगा आपका -12, यहां पे आ जाएगा -12, क्लियर है। ये 3 2 6 -12 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां पे अप्लाई करते हैं R3 वाले में, R3 में अप्लाई करते हैं, R3 माइनस 3 इंटू कितना R1, 3 का मल्टीप्लाई करिए माइनस करिए, यह हो गया 0, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पे अप्लाई करिए 3 1 3 1 माइनस 3 -2, 1 -3 -2। अब यहाँ पे अप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपके पास में 3 2 6 -6 -18 -6 -24, करेक्ट। अभी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए ये वाले एलिमेंट को क्या करना है, अपने को 0 बनाना पड़ेगा ना, तभी तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं 2 की। इसकी हेल्प लेने से क्या है, इजी होगा। अगर इसकी हेल्प लोगे ना तो ये 1 जो है हमारा, ये 1 इसको बिगाड़ देगा। तो इसकी हेल्प लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और R3 में ये हो गया R3 -2 इंटू कितना हो जाएगा आपका R2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1 -1 1, यहाँ पे x1 x2 x3 को एज इट इज लिखिए, x1 x2 x3,
फिर ये हो जाएगा आपका ये 2, क्लियर। प्रॉपर्टी R3 में लग रही है तो R2 को भी सेम एज इट इज लिख दीजिए, 0 2 -1 और ये हो गया -12, क्लियर। अप्लाई करिए ये प्रॉपर्टी को, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 0 प्लस 0 0, ये हो गया 0। अब इसमें 2 2 4 4 -4 0, 0 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 -2, ये भी 0 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24 माइनस माइनस प्लस 24 -24, ये भी 0 हो गया। वेरी गुड, देखिए बढ़िया 0 आ गया हमारे पास में। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, हमको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स से मतलब, यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए, मतलब मेन डायगोनल के नीचे के ये एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये एलिमेंट कुछ भी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। लास्ट वाले में ये एलिमेंट मिल गया था, इसमें कुछ नंबर्स आ गए थे, इस बार 0 आ गया, तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि सर यहाँ तो 0 आ गया, कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के 3 एलिमेंट 0 होने से मतलब है, क्लियर है। तो जैसे ये 3 एलिमेंट हमारे पास में 0 हो गया तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अब यहां पे देखिए तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या दिख रहा है, निकालिए। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर, देखिए तो जब मैं बोला था रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखना तो सिर्फ ये मैट्रिक्स को देखिए, ये वाले, बाकी किसी को मत देखिए। यहां से लेके यहां तक देखना है, बाकी उधर को भूल जाइए, कुछ है ही नहीं, उसको भूल जाइए, है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए वहां पे ये सोचिए कि खत्म, कुछ है ही नहीं वहां, सिर्फ इतना ही लिखा है हमारा, क्लियर। इसमें क्या देखना है, नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितने दिख रहे हैं, 1 2, तो नॉन जीरो रो से उसकी रैंक कितनी निकल गई हमारे पास में, 2 निकल गई, क्लियर। अब आप निकालिए रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, क्लियर। तो रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स आर डैश, आर डैश में देखिए, अब अगुमेंटेड मैट्रिक्स देखना है, ठीक है, तो पूरे को देखना है, पूरे को, क्लियर। इसको बस समझिए कि नहीं, ये हिडन कर लीजिए, इसको थोड़ा छुपा लीजिए, ये x1 को, क्लियर। इसको 2 मिनट के लिए सोचिए कि है ही नहीं। अब ऐसे देखिए, इसमें देखिए अगुमेंटेड मैट्रिक्स दिख रहा है, यस करेक्ट, अगुमेंटेड मैट्रिक्स दिख रहा है। नॉन जीरो रो खोजिए, नॉन जीरो रो 1 2, थर्ड वाला रो तो पूरा 0 है, देखो यहां से लेके यहां तक, तो पूरा जब हमारे पास में ये 0 हो गया, ठीक है, तो रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल आपको n कितना दिख रहा है, 1 2 3, 3 है, क्लियर है। तो अब यहां पे क्या दिख रहा है, देखो तो हियर कैसा टाइप का प्रॉपर्टी दिख रहा है, r और r डैश दोनों इक्वल है, करेक्ट, बट जो नंबर ऑफ वेरिएबल है उससे कम है, मतलब n से आपके पास में क्या है, ये कम है। देखिए ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 2 और ये n कितना है, 3, क्लियर है। तो कंसिस्टेंट तो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हैव कंसिस्टेंट, करेक्ट, कंसिस्टेंट तो है, करेक्ट, पर यूनिक सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये जो रूल है जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये किसको फुलफिल कर रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन को, क्लियर है। तो ये क्या है हमारा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्लियर है। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब हर जो वेरिएबल है x1 कई सारे आंसर देंगे, x2 वो भी कई सारे आंसर देंगे, x3 वो भी कई सारे आंसर देंगे, क्लियर। तो ये कई सारे आंसर जो हैं वो हमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि सबसे पहले तो उसको चेक करो कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो पहला आंसर तो हो गया भाई, कंसिस्टेंट है, आंसर हो गया सर, लेकिन आगे बढ़ गए, उसमें बोला कि भैया सॉल्व भी करो। तो अब हम सॉल्व भी करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, निकाल के दिखाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन पड़े तो आप निकालिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है n माइनस r करो या r डैश करो, एक ही बात है। n है 3, r है 2,
कितना हो गया 1। मतलब एक सोल्यूशन ऐसा है जो इंडिपेंडेंट अपना आप से जो चाहे वो आंसर रख सकता है। क्लियर? उसको जो रियल नंबर से जो नंबर उसको अच्छा लगता है वो नंबर रखेगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ज्यादातर ये जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, लास्ट वेरिएबल को रखना ज्यादा इजी रहता है। लास्ट वेरिएबल जैसे यहां पे x3 है, इसको अगर आप लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आंसर, तो ये ज्यादा सही रहेगा। x2 भी ले सकते हैं, x1 भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे क्या ले लेता हूं, लेट x3 जो एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है उसका नाम ले लेता हूं k। क्या ले लेता हूं, k। अब ये k हमारे पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी k की वैल्यू। आप चाहे तो -1 ले लो, चाहे तो +1 ले लो। कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं 10 लूंगी k का वैल्यू, करेक्ट 10 ले लो, तो x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर मैं लूंगा -2, वेरी गुड, x3 इक्वल टू -2 एक आंसर हो जाएगा। तो ये जो k है ये कोई भी वैल्यू हमारी अपनी रख सकता है, ये करेक्ट। तो k कोई भी वैल्यू रख सकता है, करेक्ट। तो लाइक आपके पास में पैरामीटर जैसा हो गया k हमारे पास में, क्लियर। खैर, अब इस x3 की जो वैल्यू निकली है k, हमको और भी तो वैल्यू निकालनी है ना, x2 भी निकालना है, x1 भी निकालना है। लास्ट इक्वेशन को देखो, लास्ट इक्वेशन ये है, क्लियर। अब यहां से इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नाउ इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू x1, तो ये हो जाएगा आपका x1, फिर -1 इंटू x2 माइनस x2, फिर 1 इंटू x3, तो हो जाएगा प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, क्लियर। दूसरा इक्वेशन निकालो, 0 इंटू x1 जरूरत नहीं है, 2 इंटू x2, ये हो जाएगा 2 इंटू x2, फिर हो जाएगा -1 इंटू x3 इक्वल टू -12, क्लियर। तीसरा तो निकलेगा ही नहीं, 0 इंटू x1, 0 इंटू x2, 0 इंटू x3 इक्वल टू 0, जरूरत ही नहीं है। सॉरी। अब इस x3 की वैल्यू k, क्लियर, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ x3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए, करेक्ट है। तो इक्वेशन 2 में पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x2 माइनस x3 का वैल्यू कितना है हमारे पास में k, ये हो जाएगा -12, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू x2 -12 प्लस k, करेक्ट। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा तो होगा -6, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा k। ये देखिए ये x2 का वैल्यू निकल गया। ये k ही आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है। सपोज आपने यहाँ k का वैल्यू रखा 1, तो x3 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पे k का वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1, तो -6 प्लस 1/2, करेक्ट। तो -11/2 x2 का वैल्यू हो जाएगा। आपने रखा k का वैल्यू रखे सपोज 2, तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/2 1, ये x2 का वैल्यू -5 आ जाएगा, क्लियर। तो पूरा जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इंडिपेंडेंट सोल्यूशन x3 के ऊपर, क्लियर। अगला वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें x3 का वैल्यू और x2 का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x1 निकल जाएगा x1 माइनस x2, x2 कितना है -6 प्लस 1/2 k प्लस x3 k इक्वल टू 2। तो ये इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। x1 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1/2 k प्लस k इक्वल टू 2। ये और सॉल्व करते हैं, x1 6 को उधर भेज देते हैं, ये दोनों सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2 k, ये हो जाएगा 2 माइनस कितना 6। तो x1 इक्वल टू ये हो जाएगा -4, और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -1/2 k, ये निकल गया आपका x1, करेक्ट। अब आप बोल रहे हो सर ये तो एक एक आंसर दे रहा है x1 x2 x3, नहीं, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक एक आंसर नहीं दे रहा है, ये डिपेंड कर रहा है k के ऊपर। सपोज मैं k का वैल्यू ले लेता हूं, लेट k इक्वल टू ले लेता हूं 2। जब k इक्वल टू 2 लूंगा तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, x3 का वैल्यू कितना आ गया, x3 का वैल्यू 2 हो गया। अब यहां पे रख दो 2 कट गया तो -6 प्लस 1 -5, तो x2 का आंसर कितना आ गया, x2 का आंसर आ गया -5, ठीक है। अब यहां पे रख दो k का वैल्यू 2 कटा तो -4 -1 कितना आ गया -5, तो x1 का भी वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में -5, क्लियर। ये तो k इक्वल टू 2 के लिए निकला। अब k का वैल्यू तो यहाँ कुछ भी रख सकता हूं ना,
तो हर वैल्यू के लिए बहुत सारा आंसर देते जाएगा, दैट मीन्स द इनफाइनाइट सोल्यूशन। करेक्ट है? क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने यूनिक सोल्यूशन से बताया, एक क्वेश्चन इनफाइनाइट सोल्यूशन से, और एक क्वेश्चन नो सोल्यूशन से भी होना चाहिए ना। तो नो सोल्यूशन है, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा है, थोड़ा सा और समय लूंगा मैं। सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, या सीधे सीधे बोल दिया है कि इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन, डायरेक्ट बोल दिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा के आएगा कि सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इजी हो गया, लॉलीपॉप, सीधे नो सोल्यूशन निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन आएगा चेक द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, तब अपने को तो तीन ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। क्लियर है? चलिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके बताता हूँ। लिखने का तरीका तो मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसा हो जाएगा मेरे पास में, ये 1 1 1, यहाँ पे 3 वेरिएबल है मेरे पास में, कितना x y z, और यहाँ पे कितना है हमारे पास में -3 -2 7, यहाँ पे आपका 3 1 -2 2 4 7। क्लियर? प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 है, इन दोनों को 0 करते हैं, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा आपका R2 इम्प्लाइज, ये हो जाएगा R2 - 3 इंटू R1, फिर है हमारे पास में R3 इम्प्लाइज R3 - 2 इंटू R1। अप्लाई कर दो, 1 1 1, इसको एज इट इज लिखो, x y z, क्लियर, इक्वल टू ये रहेगा -3। ठीक है? अप्लाई करते हैं। चलिए 3 1 3, 3 -3 0, फिर हो जाएगा 3 1 3, 1 -3 -2, 3 1 3 -2 -3 -5, और ये जाएगा 3 3 से +9 हो गया, और ये -2, तो ये हो जाएगा आपका 7। क्लियर? अब इसमें अप्लाई करें, 2 1 2, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 2 1 2, 2 -2 0, 2 1 2 4 -2 2, और 2 1 2 7 -2, ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका 3 2 6 +6, और ये हो जाएगा +7, तो 7 + 6 हो जाएगा आपका 13। क्लियर? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना क्या? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स अभी आपका नहीं बना है ना, अभी इसको भी 0 बनाएंगे तब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, R2 को R3 में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं R3 इम्प्लाइज, ये हो जाएगा R3 प्लस R2। क्लियर है यहाँ तक? तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1 1 1, R1 R2 को सेम एज इट इज लिख दो, 0 -2 -5 x y z, और ये हो जाएगा -3। ठीक है? ये हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ पे कितना है आपका 7। ठीक है? R3 में R2 को ऐड करो, 0 + 0 0, +2 -2 0, +5 -5 0, और 13 + 7, ये हो जाएगा आपका 20। क्लियर? अब यहां निकालो, हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स R इक्वल टू, क्लियर, कितना दिख रहा है यहाँ पे, नॉन जीरो रो कितना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब यही मैट्रिक्स देखना है ना, बाकी को नहीं देखना इधर। नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 1 2, ये हो गया आपके पास में 2। ठीक है? रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स R डैश, पूरे को देखना है, इसको छुपा लेना है। नॉन जीरो रो कितना दिखिए, 1 2, और ये भी है 3, क्योंकि यहां पे 20 आ गया ना, तो 20 आने से क्या हुआ कि ये वाला जो रो है वो आपका नॉन जीरो रो हो गया। क्लियर है? तो नॉन जीरो रो हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास में, R डैश इक्वल टू 3। क्लियर है? अब यहां देखिए, तो हियर R और R डैश दोनों जो है यहां पे नॉट इक्वल है, और जैसे नॉट इक्वल हुआ, दैट मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
हैव इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर है? और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास में गिवन इक्वेशन है उसका आंसर नहीं मिलेगा। अब आंसर नहीं आएगा तो कहां से निकालोगे भाई, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो मैंने 3 क्वेश्चन आज बताया। पहला क्वेश्चन जो था मेरा यूनिक सॉल्यूशन से था, दूसरा क्वेश्चन मैंने जो बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन से बताया, ये दोनों कंसिस्टेंट के क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया वो इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन था, दैट मीन नो सॉल्यूशन का। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के साथ डायगोनलाइजेशन भी पढ़ा दूंगा साथ में, कल उसको पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।